अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की सरकार रहेगी या जाएगी? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर फ्लोर टेस्ट होगा और वो कोई करिश्मा करने में कामयाब हो जाएंगे? इस वक्त शिंदे गुट बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उनके पास 45 से ज़्यादा एमएलएज का सपोर्ट है, जिसमें शिवसेना के ही अकेले 38 विधायक शामिल हैं। इतनी बड़ी बगावत और शिवसेना चीफ को पता ही नहीं चला, ये हुआ कैसे और अब आगे क्या होने वाला है? अगले 72 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के पास अपनी इज्जत बचानी है महाराष्ट्र में और बीजेपी के पास पाने के लिए पूरा राज्य है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति दिनों दिन बहुत दिलचस्प होती जा रही है। मुंबई की लड़ाई गुवाहाटी में लड़ी जा रही है और महाराष्ट्र का मसला असम तक पहुंच चुका है। तकरीबन 45 से ज़्यादा एमएलएज के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं और उन्होंने शिवसेना को अलग होने का ऐलान भी कर दिया। उनके साथ 2/3 से ज़्यादा एमएलएज इस वक्त मौजूद हैं। शिवसेना के पास 55 एमएलए और 2/3 होते हैं 36.6 यानी 37 और उनके पास हैं 38 यानी 2/3 से ज़्यादा। लेकिन एक तकनीकी खामी यह है कि पहले 16 एमएलए की सदस्यता रद्द करने की नोटिस दे चुकी है शिवसेना डिप्टी स्पीकर को। महाराष्ट्र की असेंबली में कोई स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर हैं, लिहाजा उनका फैसला भी अंतिम होगा और उन्होंने शिवसेना के विधानमंडल दल के नेता के तौर पर किसी और को घोषित कर दिया है। एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया है। तो क्या ये जो रिबेल्स एमएलए हैं, जो बागी विधायक हैं, इनकी सबकी सदस्यता जाएगी या बचेगी? अगर ये सबकी सदस्यता जाती है, उस स्थिति में उद्धव ठाकरे की सरकार सुरक्षित है, लेकिन तब मामला कानूनी लड़ाई का होगा। अब दो स्थितियां सामने हैं आपके। आज दिन भर के घटनाक्रम के बाद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट जरूरी है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। किसी भी सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला बाहर नहीं सदन के भीतर हो ही जाना चाहिए। और ये सही वक्त है कि गवर्नर को चाहिए कि वो राज्य सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहें, क्योंकि जब तक ये गुवाहाटी में एमएलएज बैठे रहेंगे, मुंबई में यही सब चलता रहेगा। सरकारी कामकाज ठप रहेंगे लगभग और राजनीतिक गतिरोध बना रहेगा। बेहतर ये होगा राज्य के लिए भी और संविधान के लिए भी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। साबित हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के एमएलए हैं या फिर एकनाथ शिंदे के साथ हैं। जैसा कि शिवसेना आरोप लगा रही है कि उनको जवरिया ले जाया गया है, लेकिन जिस तरह से होटल में खा पी रहे हैं और मौज कूट रहे हैं और लाखों के बिल आ रहे हैं उन विधायकों के खाने के, उससे लगता नहीं कि उनको जवरिया लाया गया है। 2-4 हो सकता है जवरिया लाए गए हों, लेकिन अधिकांश जवरिया लाए गए नहीं लगते हैं। तो फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे के पास विकल्प क्या हैं? या तो गठबंधन से अलग हो जाएं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से, जैसा कि एकनाथ शिंदे मांग कर रहे हैं, और या फिर गठबंधन के साथ बने रहें और एकनाथ शिंदे के साथ गए 38 के 38 एमएलए को वो डिस्क्वालीफाइड करा दें डिप्टी स्पीकर के जरिए। तब मामला राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वो एक अलग किस्म की लड़ाई होगी। लेकिन इसका फैसला गुवाहाटी में नहीं होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। मराठों की किस्मत का फैसला मराठवाड़ा में ही होगा, मुंबई में होगा, पुरानी बंबई में होगा, गुवाहाटी में नहीं होगा। मराठा साम्राज्य की जब स्थापना की गई थी, उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब डेमोक्रेसी आएगी तो मराठा राज, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा हो जिससे मराठों ने हफ्ता ना वसूला रहा हो अपने समय में। मराठों का आधिपत्य था हिंदुस्तान में। औरंगजेब को इतना दौड़ाया था मराठा वीरों ने कि अंत में थक कर वो औरंगाबाद में रह गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मराठों का क्रांति का इतिहास है। मुगलों को किसी ने घेर कर मारा इस हिंदुस्तान के भीतर, मराठों ने मारा।
उनकी शौर्यता और उनकी वीरता से भरा पड़ा है इतिहास। और आज उसी महाराष्ट्र की किस्मत का फैसला या तो सूरत में हो रहा है या गुवाहाटी में हो रहा है। क्या मराठा अपना सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मगौरव, छत्रपति शिवाजी महाराज की पृष्ठभूमि को भूल चुका है? अभी के हालात देखकर तो लग रहा है हाँ भूल चुका है। वो अपना फैसला महाराष्ट्र के भीतर, मराठा साम्राज्य के भीतर नहीं करना चाहता। वो नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात में अपनी किस्मत का फैसला करना चाहता है। वो नॉर्थ ईस्ट और गुजरात जिस पर मराठा रूल करते थे। बड़ा गौरवशाली इतिहास है। आप इतिहास में जाएं तो मराठों की गौरव गाथा से इतिहास, मध्यकाल का इतिहास भरा पड़ा है। आज उसी मराठवाड़ा में, आज उसी मराठा साम्राज्य की ये हालत हो गई है। डेमोक्रेसी में जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो लीडर्स के पास विकल्प बहुत सीमित होते हैं। बहनों भाइयों, उद्धव ठाकरे के पास भी विकल्प बहुत सीमित हैं। वो अपने ही विधायकों का विश्वास पूर्ण रूप से खो चुके हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर, एक शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में वो अपनी पकड़ पार्टी पर खो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी के भीतर अध्यक्ष के खिलाफ बगावत हो, करिश्माई चेहरे के खिलाफ बगावत हो, तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। भारत की राजनीति में असामान्य घटनाक्रम है। और ऐसा नहीं कि पहली बार शिवसेना में ऐसा हुआ, लेकिन इस बार मसला अलग है। छगन भुजबल का दौर अलग था, नारायण राणे का दौर अलग था, राज ठाकरे का दौर अलग था। ये अलग हुए थे तो ये स्थिति नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में टूट हो। ये वर्टिकल डिवीजन से भी बड़ा 2/3 डिवीजन है, और वो भी संस्थापक परिवार के खिलाफ बगावत हो, तो ये एक असामान्य बात है। यानी उद्धव ठाकरे की लीडरशिप अब करिश्माई नहीं है, ऐसा शिवसेना के विधायक मानते हैं। वो एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा शिवसेना के विधायक मानते हैं। और शिवसेना इस स्थिति में पहुंची, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा, कारण उद्धव ठाकरे की कार्यशैली है। अपने ही विधायकों को नहीं समेट के रख पाए। एनसीपी या कांग्रेस पर तोहमत का विषय नहीं है। तो अगले 72 घंटे में भले ही कितनी इमोशनल स्पीच हो, लेकिन ये शिवसेना की लगातार गिरती साख और उनके नेतृत्व पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी तो कोशिश कर ही रही थी 2.5 साल से इनको गिराने की, लेकिन बीजेपी एनसीपी को नहीं तोड़ पाई, बीजेपी कांग्रेस को नहीं तोड़ पाई। वो टूट गए जो कहते थे हम टूटेंगे ही नहीं, मर जाएंगे भले, वो सबसे पहले टूटे। तो इसके पीछे के कारण, भूमिका और अगले 72 घंटे में क्या होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। हमारी पार्टी की लाइन है, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का। साफ तौर पे लग रहा है कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी एक कर रही है, और जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गिराई थी, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार गिराने का उनका निर्णय दिख रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एक महत्वपूर्ण कारक है महाराष्ट्र में इस भयानक अस्थिरता का, और जो कुछ भी चल रहा है उसमें ईडी का बहुत बड़ा योगदान है। जो विधायक या सांसद या मिनिस्टर ठीक नहीं होता, उसको ईडी ठीक कर देती है महाराष्ट्र के भीतर। तो आज की परिचर्चा में अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हरीशचंद्र सिंह एनसीपी से हैं, अनिल सिंह शिवसेना से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और सुनील चावके जी महाराष्ट्र के बहुत ही प्रभावशाली जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनिल सिंह जी उत्तर प्रदेश में शिवसेना के अध्यक्ष हैं, और आदित्य ठाकरे जब अभी आए थे अयोध्या तो उनके साथ एकनाथ शिंदे आए थे, तो अनिल सिंह उनके बगल बगल बहुत घूम रहे थे, और उसके 3 दिन बाद कांड हो गया। पर मुझे ताज्जुब है कि ये बात अनिल सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये पकड़ क्यों नहीं पाए। अब बताओ कि आपको पता क्यों नहीं चला।
ब्रजेश भाई, आप तो थे बड़ी- उस दिन। बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि संवैधानिक चुनी हुई सरकारों को घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी को गिराने में बड़ा मज़ा आता है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, इनको महारत हासिल है। कौन लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो चार्टर्ड प्लेन बुक करके सूरत ले गए विधायकों को, ये कौन लोग हैं जो गुवाहाटी के होटलों में विधायकों को बंधक बनाए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, सीआईएसएफ, सबकी सिक्योरिटी सुरक्षा, ये कौन लोग दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसका ताल्लुकात है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में विपक्ष को खा लेना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के जो ग्राउंड फोर्स का सबसे बड़ा लीडर एकनाथ शिंदे वही बागी हो गया, तो आप दूसरों पे इल्जाम क्या लगाएंगे। पहले अपना घर ठीक करिए। देखिए, घर कैसे ठीक होगा। वही एकनाथ शिंदे क्या हुआ था उनको? एकनाथ शिंदे को अगर ईडी और अन्य प्रलोभन से दबोचा जाएगा, उनको लेकर जाया जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तो फिर ये कहीं भी किसी भी देश की सरकार सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो भाई जब ईडी तो इतना एनसीपी दबाव- और कांग्रेस वालों पर भी लगी जब है, इतना वो दबाव तो नहीं विधायकों टूटे। पे खरीद फरोख्त का सब लग रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है। आने दीजिए, महाराष्ट्र में आए और फिर देखिए ये ईडी कहाँ चली गई और वो बगावत कहाँ चली गई। विधायक को क्यों नहीं लाते हैं, महाराष्ट्र आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छुपा ऐसा के क्या भारतीय हो गया जनता कि पार्टी ने ये क्यों रखा है। आंधी के आम की तरह जमीन पर गिर पड़े आपके विधायक 38 वो भी। नहीं, विधायकों को तो कुछ लोगों को धमका के, डरा के और कुछ लोगों को गफलत में डाल के लेकर गए हैं। इतने और कमजोर पूरी विधायक हैं शरारत आपके। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की है। पूरी स्क्रिप्ट इतने लिखी हुई कमजोर है। विधायक हैं कि उनको कोई धमका लेगा। और भारतीय जनता पार्टी ऊंट की चोहरी निहुरे निहुरे कर रही है। पर्दे के पीछे से पूरा सब खेल और संचालन कर रही है। पूरा देश जान चुका है, मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कपड़े उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नंगी हो चुकी है और आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हासिल होगा। इस्तीफा देंगे या फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे उद्धव क्यों ठाकरे? इस्तीफा देंगे? अभी तो फ्लोर टेस्ट होगा, अभी तो डिप्टी स्पीकर के पास मामला जाएगा। अभी तो पार्टी बहुमत में है, अभी सिद्ध कहाँ हो गया है, अभी तो मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से पर अपने निकलने दीजिए। 38 एमएलए का सपोर्ट खोने के बाद एक भी बार भारतीय जनता पार्टी के चुंगल से एमएलए को मुंबई आने दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि ईडी कैसे परेशान उनको करती है, कि अन्य तंत्र कैसे परेशान करता है। खाली उनको मुंबई तो आने दीजिए। कहना क्या चाहते हो आप, धमका रहे हो क्या? ये धमकी नहीं है, ये लोकतंत्र में एक जो व्यवस्था है उसकी विवेचना भी होगी, उसको लोग जानेंगे भी। पर और कितनी बड़ी भारतीय जनता शर्मिंदगी पार्टी की के बात है कृत्य अनिल को सिंह पूरा जी। देश जान चुका है। अच्छा, ये शर्मिंदगी की बात नहीं कि पार्टी में इस स्थिति में पहुंच गई है आपकी। उद्धव साहब एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं और मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहूँगा कि उद्धव साहब और शिवसेना पार्टी हमारी माँ की तरह है। उद्धव साहब लाखों शिवसैनिकों के भगवान हैं। आदित्य ठाकरे को लोग पूछते हैं और उनके ऊपर अपनी गर्दन कटाने के लिए लाखों शिवसैनिक तैयार हैं। उनके प्रति तो भैया निष्ठा, उस दिन उनके उस प्रति सबसे बड़े वफादारी, पुजारी एकनाथ शिंदे भी उनके तो आए प्रति थे। निष्ठा, उनके प्रति वफादारी में हेलो। किंचित मात्र भी रंच नहीं किया जा सकता। एक बात बताओ, उस दिन सबसे बड़े पुजारी एकनाथ शिंदे भी तो आए थे। उस दिन क्या बात हुई थी आप लोगों की? आप भी तो थे उसमें। एकनाथ शिंदे जी जिस तरह डकैत का चोला ओढ़कर डकैती डाल के चले गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का जो संरक्षण प्राप्त है वो वहाँ की जनता उनको सबक सिखाएगी। तो अगर वो डाकू थे तो आप लोग वक्त रहते पहचान क्यों नहीं पाए? वो शिवसैनिक उनको सबक सिखाएंगे। आप ये बताओ, आप भी तो थे उस दिन जब अयोध्या दर्शन को आए जी थे। हाँ, मैं अयोध्या में था। तो और क्या बड़ी- बोले थे एकनाथ शिंदे बड़ी आपसे? शिद्दत के साथ में उन्होंने आरती में भाग लिया। तब प्रभु पता नहीं था कि रामलला ये के कांड दर्शन करने वाले किया हैं। और हनुमानगढ़ी गए। जिस व्यक्ति के दिल में इतना बड़ा चोर था, हनुमानगढ़ी गया, रामलला के दर्शन किया, सरयू माँ का आरती किया, उसके बाद इतना छल और कपट भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, उसको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। अच्छा, हेमंत तिवारी भी उस दिन मिले थे तो बता रहे थे कि कुछ आभास हो रहा था गड़बड़ी का। देखिए, हेमंत भाई उस दिन थे, मैंने देखा और ये बात सत्य है कि उनका चेहरा बहुत डल था और वो बड़े मायूस टाइप के थे। ये कोई आज की सियासत नहीं है, ये पिछले 6 माह से कम ये सब ओके, हेमंत तिवारी रचा मेरे जा साथ रहा इस था। वक्त जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, जब आप मिले थे एकनाथ शिंदे से, अभी जब अयोध्या दौरे पर वो आए थे,
आप ये एहसास कर पाए थे कि कुछ पक रहा है? दो गवाह मैंने बैठाए जो एकनाथ शिंदे से इस घटना के कुछ वक्त पहले मिले थे, एक अनिल सिंह, एक हेमंत तिवारी। आप बताइए भाई तिवारी जी। नहीं, मैंने तो भाई देखिए, मैंने एकनाथ शिंदे और संजय राउत ने साथ साथ भोजन भी किया था, मैं और आगे आपको बता दूं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। हाँ, एक बात जरूर है कि शिवसेना की आंतरिक राजनीति में दो ध्रुव हैं, एक एकनाथ शिंदे, दूसरे संजय राउत। संजय राउत और एकनाथ शिंदे में आमतौर पर माना जाता है कि कभी पटरी नहीं रहती है, और इसीलिए जब अनिल सिंह तो मौजूद थे, जब सारा कार्यक्रम, सारी तैयारी संजय राउत ने की, 3 राउंड आए, सब कुछ देखा, 3 दिन पहले आ गए, लेकिन जब शिंदे की टीम आई आखिर में, तो उसने पूरे शो पर एक तरीके से जैसे बलात् कब्जा कर लिया। तो उसी वक्त तो लग रहा था कुछ मसला है, लेकिन इतना बड़ा मसला होगा और उसको एकनाथ शिंदे लीड करेंगे, ये इस बात का अंदाजा तो नहीं लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं। पर एक बात जानिएगा कि एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा तवज्जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने दिया। एकनाथ शिंदे की हैसियत उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना में नंबर 1 की रही है। एकनाथ शिंदे जो विभाग चाहते थे उनको वही विभाग मिलता है। एकनाथ शिंदे को थाने जैसे मुंबई से सटे सबसे बड़े जिले का पालक मंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे इतने इंपॉर्टेंट थाने कैसे हो के- गए वो, और उनकी खूबी क्या थी शिंदे की? ये बड़ी बात है, पहले ध्यान रखिएगा, आज इस पर हम लोग आमतौर पर चर्चा नहीं करते हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा फैसला लिया, शिवसेना की मूल भावना के विपरीत किंग मेकर बनाने वाले ठाकरे परिवार ने खुद किंग बनने के चक्कर में इनको कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों को साथ लेना पड़ा, जिनके बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। मुस्लिमों और शिवसेना का क्या रिश्ता रहा है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाला साहब ठाकरे का बयान आप याद कर लीजिए। जी। तो मुझे लगा कि एक बड़ा वर्ग शिवसेना कर रहा है कि हम अपनी लाइन से किनारे जा रहे हैं, जो हमारी मूल लाइन थी, जो हिंदुत्व की लाइन थी, जिसके नाते हमारी भाजपा से लंबे समय तक युति रही है, हम लोगों ने बार बार यहाँ सरकार बनाई है, हम उस ट्रैक से अलग जा रहे हैं। और मैं बहुत तो नहीं कह सकता दावे के साथ, लेकिन जितना वितृष्णा पूर्वक सत्ता का संचालन उद्धव जी कर रहे थे, बहुत सरल, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीफ मिनिस्टर के राजनीति तौर में पर- शराफत कोई मेरिट नहीं होती है हेमंत जी। वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही बात उद्धव जी के साथ हुई। पर एक बड़ा खेल आप देखिएगा, आज आप संजय राउत का बयान देखिएगा। संजय राउत ने कहा है, बहुत बड़ी बात कही है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप आइए, मुंबई आइए तो विधायकों को लेकर के, आप पास 48 हो, कितने हो, एक बार आकर देखिए। इसका क्या आगे मतलब देखने से है? हमारा ये बात क्या है? अनिल सिंह ने भी कही कि मुंबई आओ। नहीं नहीं, भैया इसका क्या सुनिए, मतलब है? ब्रजेश जी, पर एक लाइन खाली क्लियर कर रहा हूं। देखिए, बरसा जो सरकारी बंगला है मुख्यमंत्री का, उस दिन एकदम से जल्दी से वहां सामान ले जाने की क्या जरूरत थी? ये पूरे शिवसैनिकों पर एक भावनात्मक माहौल बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। और आज जान लीजिएगा, जो शिवसैनिक है अभी भी ठाकरे परिवार के साथ ज्यादातर फीसद में है, और शिवसैनिक जो है वो थोड़ा सा भावनात्मक बहुत है, और भावना का जो इमोशनल कार्ड है, ये शिवसेना ने जो राजनीतिक लड़ाई में करीब करीब हार के अब अगले बाद 48 से इन्हों- 72 घंटे में आप महाराष्ट्र में क्या एक्सपेक्ट करते हैं हेमंत जी? देखिए, महाराष्ट्र में तो मैंने पहले दिन आपसे कहा था, और ये भी कहा था कि ब्रजेश जी लॉक कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनेगी, और भाजपा की सरकार में बहुत बड़ा रोल होगा एकनाथ शिंदे का। अभी भी मेरा मानना है कि बयानबाजी कितनी हो जाए, एक आखिरी प्रयास शिंदे की शर्तों पर सुलह का शिवसेना विचार करना चाहेगी अगले 72 घंटों में। और लाइट एनसीपी से हरीशचंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। क्या चल रहा है? शरद पवार मुलाकात कर चुके हैं, मातोश्री गए थे उद्धव ठाकरे से। आप लोग कहाँ तक, किस नतीजे तक पहुँचे हैं इस टूट के कारण, और आप क्या ये रिपेयर कर पाएंगे इस डैमेज को? ब्रजेश जी, अभी 6:30 बजे से लेकर के बैठक हुई है उद्धव ठाकरे और पवार साहब के बीच में। अभी शायद बैठक चल ही रही है।
उस तथ्य हम आपको बताएंगे जब आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आदरणीय शरद पवार साहब वो पाठशाला हैं जिसमें विद्यार्थी जो पढ़ा रहता है वह कहीं फेल नहीं होता है। और आने वाले समय में आप देखते जाइए कि जो ये नौटंकी चल रही है गोवा में, सूरत में, यह नौटंकी का पर्दाफाश और अंत होना है। और वो अंत कहाँ होगा, उसकी जगह कहाँ है, वह विधानसभा है। और विधानसभा में तो आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो? बिल्कुल। पवार साहब ये कह चुके हैं कि उनको आकर करके विधानसभा में अपनी हैसियत का, तो वो गुवाहाटी से फैसला चाहते हैं, आपको मंजूर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुवाहाटी में सरकार, सड़कों पे सरकार बनती बिगड़ती है। गोवा में बनेगी सरकार महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सरकार की जगह विधानसभा है। ओके, तो आप लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं, शिवसेना के साथ हैं? उनके साथ अंतिम दम तक रहेंगे और 5 साल तक का गाड़ी। और एकनाथ शिंदे के साथ किसी कीमत पे नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 5 साल तक के लिए महाविकास आघाड़ी का संगठन वो बना था, उनके साथ हम गए थे और उनके साथ अंतिम समय तक रहेंगे। 38 छोड़ के चले गए, लेकिन आप हैं कि लिपटे हैं उनसे अभी? नहीं, हमने वादा किया था 5 साल सरकार चलाने के लिए और इसी शर्त पर हम उनके साथ गए थे। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब ने उनका संरक्षण किया था, आज भी उनके साथ आप लोग को पता नहीं चल रहा था कि इतना बड़ा गेम हो रहा है? नहीं, वो तो शिवसेना का मामला था, अंदरूनी मामला था, उनके अंदर क्या पक रहा है उससे एनसीपी का कोई वो नहीं था। हम सरकार के साथ थे, उद्धव जी के साथ थे, आज भी हैं। कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। भाई पांडे जी, अब तो महाराष्ट्र में भी आपका मुश्किल लग रहा है। यह 8 साल से इस देश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, यह जनता के अधिकारों के लुटेरे हैं सत्ता में बैठे। और यह जो है, और इनके यह जो सत्ता के इतने भूखे हैं कि सत्ता के लिए यह डकैत है, डकैत है, डकैत है सत्ता के लिए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पवन कुमार, जिन्होंने वहां सारे विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, 6 महीना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में उनको हटा के आज सड़क पे टहल रहे हैं, कोई उनकी पूछ नहीं है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, चाहे जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों में चूंकि यह जो डकैत आ गए हैं, यह लोकतंत्र के जो डकैत हैं, यह सारे राज्यों में अपनी सरकार, और यहां भी इनका यही प्रयास है, चूंकि इनके पास पैसा है, सत्ता की भूख है, इनके पास इनके फ्रंटल संगठन है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जितने भी है इनके फ्रंटल संगठन है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित रूप से आज लग रहा है कि उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि एनसीपी और कांग्रेस के जैसे एक विधायक भी नहीं टूटे, उसी तरह से महाराष्ट्र की मुंबई तो की आपकी डिमांड क्या है? शिवसेना के विधायक जैसे ही फ्लोर कदम टेस्ट होना रखेंगे, चाहिए। मैं बता रहा हूं, शिवसेना के जैसे ही सारे विधायक महाराष्ट्र की सरजमी पे कदम रखेंगे, एकनाथ शिंदे अकेले पड़ जाएंगे। और पिछली बार जितने बहुमत से महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, उससे 2-4 विधायक अधिक हमारे साथ होंगे। बस फ्लोर टेस्ट होने दीजिए। कॉन्फिडेंस है तो कांग्रेसियों जैसा पे वहां के विधायकों को आने दीजिए। ऑल राइट, महाराष्ट्र के बहुत ही मशहूर पत्रकार सुनील चावके जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया। मैं इन सब का स्टेटमेंट समझने के बाद आपके पास इसलिए आया ताकि आप बेहतर तरीके से इस बात का एनालिसिस कर सकें कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, किस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कौन से समीकरण बन रहे हैं और कौन से बिगड़ रहे हैं, और क्या क्या एक्सपेक्टेड है। सुनील जी। जी, ये शिवसेना के 53 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा संकट है। ये अस्तित्व का संकट है शिवसेना के लिए। ये सिर्फ सरकार बदलने तक सीमित नहीं है। तो एकनाथ शिंदे शिवसेना पर ही अपना एक तरह से अधिकार और हक जताने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी शिवसेना जो है वो हमारी है, हम ओरिजिनल शिव सैनिक है, और उद्धव ठाकरे को शायद वो बाहर कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह का अस्तित्व
अस्तित्व का संकट जो कि अभी आने वाले दिनों में 4-5 महीने में पूरे स्थानिक स्वराज संस्थाओं की चुनाव है महाराष्ट्र में, और उसमें शिवसेना अगर सिंबल गंवा देती है अपना धनुष बाण, तो वो कैसे फेस करेगी चुनाव को, जिसमें मुंबई का चुनाव भी शामिल है। तो एक बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट है। और जिस तरह से इन्होंने नजरअंदाज किया एकनाथ शिंदे और उनके सहकारियों को कि वो जा रहे थे, उनको पता था, उद्धव ठाकरे को भी ये जानकारी थी कि ये पालघर के दिशा में निकले हैं, लेकिन उन्होंने जाने दिया। या तो ये उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट होगी जो सूरत में जाके फिर उसको अलग टर्न मिल गया, या फिर उन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि 40 के ऊपर उनके पास विधायक है, और आज वो सीधे खुले तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। जब तक ऑफकोर्स ये बात सही है कि जब तक वो विधानसभा में आकर अपना नंबर नहीं साबित करते, तब तक ये खेल चलता रहेगा। अभी तक किसी ने, उद्धव ठाकरे का किसी ने भी इस्तीफा नहीं मांगा है मुख्यमंत्री पद का। ये भी एक बात है कि बीजेपी पूरी तरह से अभी 96 घंटे हो गए ये इस पूरे गेम में आप बीजेपी को कहां पे देखते हो? और हेमंत जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि देर सवेर ही सही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार गिरने वाली है और बीजेपी टेक ओवर करेगी सत्ता को। ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं क्या कि शिंदे और बीजेपी मिलकर कुछ करें महाराष्ट्र में? निश्चित तौर पे अभी उस कगार पर वो आ गए हैं, उस पॉइंट पर वो पहुंच गए हैं कि जहां पर वो सरकार बना सकते हैं शिंदे और बीजेपी मिलकर, और उनको कोई रोक नहीं सकता। जो रोकने वाली जो चीज थी, डिप्टी स्पीकर जो थे, उनके भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है 2 निर्दलीय विधायकों ने, तो उसका फैसला हो जाएगा। उसमें फिर अगर राज्यपाल कहते हैं तो कोई सबसे सीनियर मोस्ट विधायक जो होगा वो प्रोटेम स्पीकर के भूमिका में वहां पर अंपायर बनेगा। तो ये सिचुएशन बीजेपी को ही लाभदायी है। और ऐसे में अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी उनके, क्या डिप्टी स्पीकर अचानक से कोई डिसीजन लेकर जो भी शिंदे गुट में है उन सबको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? ऐसी कोई लीगल ओपिनियन है? अभी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2 निर्दलीय विधायकों ने दिया है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी है कि सारे सूत्र, सारी कंट्रोल एक तरह से राज्यपाल और बीजेपी के हाथ में है। तो वो चाहे जैसा कर सकते हैं। अभी उसमें से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश शरद पवार और उद्धव ठाकरे और उनके साथी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कामयाब होंगे उसमें ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा संकट है उद्धव ठाकरे के, केवल उद्धव ठाकरे का अस्तित्व नहीं तो पूरे शिवसेना का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने शुरुआत में जो गाफिल रहे उसका यह खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे विधायकों को, मंत्रियों को मिलते नहीं थे 2 साल से। उसका फायदा एकनाथ शिंदे ने उठाया और सबको जितना चाहे उतना मदद करने में वो लगे हुए थे। तो ये सब उनको पता चल रहा था कि अपने अब्सेंस का या अपने जो नॉन अवेलेबिलिटी का जो ये है वो एकनाथ शिंदे फायदा उठा रहे हैं और सारे विधायकों को अपने साथ में ले रहे हैं। लेकिन उसका उन्होंने कोई उसकी कॉग्निजेंस नहीं लिया। और यही बहुत शुक्रिया आपका। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अमित पुरी जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, मैंडेट नहीं दिया, तो फिर आपकी क्या इतनी दिलचस्पी है महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने में? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की किसी सत्ता को हथियाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक इस बात का सवाल है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, तो महाराष्ट्र में गत चुनाव जो हुए, मैंने पिछले 2-3 दिन पहले भी डिबेट में आपसे कहा था, वो जनादेश का गर्भ से निकला हुआ तत्व था। युक्ति के लिए समर्थन और अपार समर्थन और पूर्ण बहुमत की सरकार। तो अगर ये कहा जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ तो ये कि महाविकास अघाड़ी का जो एक लंगड़ा गठबंधन बनाया गया वो जनादेश की पीठ पे छुरा भोग के बनाया गया। उस दिन भी मैं कह रहा था कि ब्रिज के प्रसंगों को कोट करते हुए आज उसको पुनरावृत्ति की सीमा तक जाके कहता हूं। अभी 3 दिन पहले तो ये स्थितियां थी कि शिंदे संग 30 थे, ऊधो मन न भय 10-20, 3 दिन दवा की हो गए 40। और जो वाला ये पॉलिटिकल हाईटाइट की बात कर रहे हैं ईडी की,
तो ईडी तो असली जो महाराष्ट्र में चल रही है वो है एनर्जी डिफिशियंसी, पॉलिटिकल एनर्जी डिफिशियंसी। जो मातृश्री की एनर्जी थी वो थी इकबाल की, विश्वास की, जन समर्थन की। उसकी पीठ पे तो छुरा भोग करके मातृश्री जो है वो वर्षा में गया था। तो जब मातृश्री से वर्षा तक की यात्रा की थी तो जनादेश शिंदे के साथ अलायंस करने में आपका कोई इंटरेस्ट है? शिंदे के साथ अलायंस में आपका कोई इंटरेस्ट है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी दिन नहीं होता। उस दिन भी हेमंत जी कुछ बात कह रहे थे, आपने मेरी प्रतिक्रिया ली थी और मैंने कहा था कि राजनीति में तमाम संभावनाएं होती हैं, लेकिन हाँ, हम सैद्धांतिक रूप से एक बात आपके साथ कह सकते हैं, पूरे पैनल के साथियों के सामने कह सकते हैं कि आप तमाम तरह की राजनीतिक संभावनाओं को देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विश्वास सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन में है, एसआर बोमई के केस में है, और उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के है जिसमें यह साफ आया था एक स्टेट असेंबली के अंदर कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खुद स्कैनर में है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके अंदर सामने है। इसका जवाब जी, मतलब मैंने तो ये सवाल भी नहीं किया था। नहीं, मैंने तमाम सवाल चीजें राजनीतिक था। अरे भाई, आप अचानक से खुद क्यों जवाब? अरे इतना तबर्रा भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ा गया, लुटेरे हैं, डकैत हैं, मियां करे फजीहत दीगर दे नसीहत। कितनी मायावी बात कर रहे हैं ये दिग्विजय सिंह को भेजेंगे, वो गोवा के होटल में तैयारी है, सरकार बनाने गए थे, गोवा के होटल में घूम रहे थे। और स्क्रिप्ट देखिए किस तरह सुना रहे हैं। ये मायावी लोग पूरी पहले से तैयारी करके आए हैं। अरे भाई, ऐसे होगा तो ये होगा, राज्यपाल कोविड में चला जाएगा, आप उसको तैयारी करके बता रहे। अरे पूरे देश ने दंगा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। साधु के देश में डकैत था, पूरा देश नगर विकास मंत्री आपने बनाया, पार्टी है, आपने शपथ दिलाई, पूरे देश को लूट रहे हो तुम लोग। 8 साल में शपथ दिला रहे थे, इकोनॉमी खा गए आप जब लोग, नगर विकास पूरे का देश में रोजगार खा गए आप लोग। कोविड काल में लाखों लोग मारे गए, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश को। कोविड में क्या हासिल किया आप लोगों ने? कहां थे कोविड में आप लोग? करने से कुछ आप नहीं बताइए, होगा। कोविड काल में डकैत पूरे बता देश रहे में हो, एक नंबर पे हमारे महाराष्ट्र का मंत्री थे। नगर विकास मंत्री बनाने मायावी लोगों, संस्तुति किसने छल की? जितना भी आप करोगे, उद्धव जनता ठाकरे जवाब ने देगी। राज्यपाल से की जनता थी ने आपके कि कपड़े इनको उतार नगर दिए विकास हैं। मंत्री बनाइए। ईडी का ज्यादा दिन खेल नहीं चलेगा, और एनर्जी ज्यादा दिन खेल नहीं चलेगा। आप लोग मायावी लोग हो, राष्ट्रवादी विचारों पूरी स्क्रिप्ट लिख कर आए हो कि कोविड हो जाएगा, राज्यपाल को, डिप्टी स्पीकर को ये हो जाएगा, सत्ता हाथ से गई ना, माया फैला रखी है। सत्ता तो हाथ से जा रही है अनिल सिंह, सत्ता जा रही है, आपको देश माफ नहीं सत्ता हाथ से जा रही है आपके। आप भाइयों को देश माफ नहीं करेगा। थैंक यू, आपको नंगा कर दिया है। आप दोनों का धन्यवाद। वीरेंद्र जी को स्क्रीन पे लाया जाए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। वीरेंद्र जी को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई वीरेंद्र जी, क्या खबर है महाराष्ट्र से? देखिए, कहा गया है कि जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते वो आपको तोड़ कर हराना चाहते हैं। बस महाराष्ट्र में यही चल रहा है। बड़ी बड़ी नैतिकता की दुहाई दी जाती है सियासत में, लेकिन पालन जरा भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ब्रजेश जी, राजनीति करने वाले लोग और पार्टियाँ ऐसे हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देती हैं, जनादेश का बड़े सम्मान की बात करती हैं। जैसे अपने यहाँ महिलाओं के लिए एक चीज़ कहा जाता है कि औरत जो होती है वो अपने आदमी को सब कुछ मानती है, बस खाली उसकी बात नहीं मानती। वैसे ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जनता को सब कुछ मानती हैं, लेकिन जनता चुनाव के बाद, जीतने के बाद जनता को कुछ नहीं समझती, न उसकी कोई भावना मानती। महाराष्ट्र में सरकार बनाने तोड़ने मरोड़ने खेल चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हमारा इससे कोई नाता नहीं है, लेकिन विधायक सब उन्हीं के राज्य में घूम रहे हैं। अब आसाम में चारों ओर बाढ़ आई हुई है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन विधायकों को 5 स्टार सुविधा वहाँ चल रही है। वहाँ उनको एस्कॉर्ट मिली हुई है, सारी सुविधा, दिव्य व्यवस्था है, खाओ पियो मौज करो, फटाफट विमान आ जा रहे हैं, मुंबई से लेके विधायक आओ। तो मज़ा तो देखिए बीजेपी ले रही है इसमें पूरा, और उसी के हाथ में है खेल। लेकिन ये बात सच है कि विधायक हमेशा पैसे और पावर के लिए पाला बदलते रहे हैं, लोकतंत्र में नैतिकता को ताक पर रखते रहे हैं,
और ये बातें अब सिर्फ किताबों में है और कहने के लिए हैं, पालन करने के लिए नहीं है। व्यवहारिकता में कोई इसका पालन करना भी नहीं चाहता। तो लोकतंत्र में जो महाराष्ट्र में खेल चल रहा है, बीजेपी उससे अपने को अलग बताती है, लेकिन उसके बिना ये खेल संभव भी नहीं है। आप विधायकों को देख लीजिए कि रोज उनका कुनबा कैसे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में विधायकों को रोक नहीं पा रहे हैं ठाकरे ने भी खुला छोड़ दिया मैदान। कुछ सोचा होगा, जाओ, सरकार जाती है तो जाए। अब वो दौर नहीं रहा जब लोग कहते थे कि हम चिमटे से नहीं छुएंगे। अब तो मच्छरदानी लेके बैठे हैं कि जो आवे सब फंसा लो इसी में। अब ये जी एक बात खाली आती है कि हमारे देश में खाली बच्चा पैदा कराने का आरोप ईडी और सीबीआई पर अभी तक नहीं लगा है, बाकी सारा आरोप सीबीआई और ईडी पर है। वो जो चाहे करा दे, खाली किसी का बच्चा नहीं पैदा करा सकती। तो ये सियासत में कहा जाता है कि ये दगाबाजी और धोखा ये सब बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतना अकल बढ़ेगी, दिमाग मजबूत होगा। तो ठाकरे का दिमाग भी मजबूत हो रहा होगा, क्योंकि सियासत में ना शरीफ लोग आना चाहते हैं, ना कोई शराफत बची है। अब जो लोग धूर्त हैं, जो दगाबाजी में माहिर हैं, झूठ बोल सकते हैं, उनके लिए सियासत है। लेकिन मुंबई की सियासत पर यूपी की नज़र ज़्यादा है, क्योंकि यूपी का बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं और मुंबई के राजनीति से सीधा कनेक्शन रखते हैं। अब एक बात और आई कि साहब पहले ईवीएम पर आरोप लगता था कि बटन कोनो दबाओ और वोट बीजेपी को चला जाता है। अब तो विधायक कोनो पार्टी को हो, वो जीतने के बाद बीजेपी में चला जा रहा है। तो कहाँ कहाँ तक आरोप लगाएं और पार्टी रखाएं अपने लोगों को। कहते हैं कि दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा तो हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर ब्रजेश जी ये है कि गुड़ तो खाया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन ये किया जा रहा है कि हमें गुलगुला से बहुत परहेज है, हमें डायबिटीज हो जाएगी। सुविधा पूरी दी जा रही है, लेकिन सरकार गिराने से इनकार किया जा रहा है। यही नेताओं का चरित्र भी है और इस देश में ये बहुत सारे लोगों ने देखा हेमंत जी है। बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार वहां बनेगी? हेमंत जी मुंबई को जानते हैं अच्छी तरह से और राजनेताओं का चरित्र भी जानते हैं। तो बीजेपी की अगर सरकार बनेगी तो या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या तो चुनाव होगा, और दोनों स्थितियों में बीजेपी को लड्डू है दोनों हाथ में। वो चुनाव लड़ेगी, 2.5 साल 3 साल तो होने जा रहा है, 2019 में हुआ था। देखिए, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो नेता, उनसे लोग ऐसे डरते हैं जैसे सांप से डरते हों। सांप से जितना आदमी डरा तो उतना झूठ बोलने वाले से भी डरता है। तो ये नेता झूठ बोले सही बोले, इनकी बात का कौन भरोसा। बहरहाल जी आप सुनिएगा विधायक हमारे यहाँ कैसे बनते हैं इन 4 लाइनों में जी। कि लड़का होशियार हो तो लायक बनेगा, और नचनिया हो तो नायक बनेगा, और इन सब के परे यदि आवारा घूमता हो तो पक्का है कि आगे चलकर विधायक बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा कि उद्धव ठाकरे सरकार महासंकट में है, ऐसे में बागियों से निपटने की क्या रणनीति है। तो महेंद्र वर्मा लिखते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाला साहब ने हिंदू हितों की कभी अनदेखी नहीं की। कृष्णानंद जायसवाल लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे की बीजेपी से बात हो गई है और बीजेपी से मिलकर वो सरकार बनाने वाले हैं। अनिल सिंह जी, क्या वाकई में ऐसा है? एक बड़ा अच्छा वाकया आपको बता रहा हूँ जी कि महाअघाड़ी की सरकार हिंदू विरोधी है, इसलिए हमारे सारे विधायक चले गए। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं शिंदे साहब, लेकिन उसमें एक मंत्री हैं अब्दुल सत्तार जी। भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ उनका हिंदुत्व कैसे खतरे में हो गया है, वो क्यों चले गए हैं और उसको लेकर क्यों भारतीय जनता पार्टी भाग गई है।
तो भारतीय जनता पार्टी गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज, बीरेन जी जो बताए वो बिल्कुल सही है। पर्दे के पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी रंगा सियार की तरह दांव खेल रही है और ऊंट की चोहरी निहुरे निहुरे जिस तरह करते हैं उस तरह भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि एक बार धोखा खा चुकी है और चाहती है कि सारी मलाई उनके आने के बाद में, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से, चाहे गवर्नर की वजह से, चाहे और संवैधानिक गला घोट कर किसी तरह सत्ता पे काबिज होना चाहती है। लेकिन एक बात और भी सच है, अगर ये सारे विधायक महाराष्ट्र की धरती पर आए तो आप देखिएगा इनकी बोलती भी सही हो जाएगी और ये जितना घटनाक्रम चल रही है उस पर पाबंदी भी लगेगी और देखिएगा सरकार हमारी बचेगी और उद्धव साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये ऐसा मेरा मानना है और विश्लेषक जो भी हैं वो अपने तरह तरह की बात कह रहे हैं, वो उनके विचार हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब तक नहीं आएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में ये शिंदे सेना उनके हाथ में है। ओके, हेमंत तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं डिप्टी स्पीकर कुछ एमएलएज को, जैसा कि 16 एमएलएज को डिस्क्वालीफाइड करने की सूचना कभी भी आ सकती है, मतलब उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन अभी अमित पुरी बड़े डंके की चोट पर एसआर मुंबई केस, 2-3 और उदाहरण और कोर्ट के आदेशों का जिक्र करते हुए बिना सवाल के जवाब दे रहे थे, उससे लगता है कि प्लानिंग बड़ी आगे की है। एक बात जानिएगा कि अगर लोग कह ही रहे हैं कि भाजपा का ही खेल है, तो भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, योजनाकार इतने कमजोर हैं, इतने हल्के, सवाल नहीं होता। दूसरे, फिर मैं एक बार याद दिला दूं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन की दरखास्त पड़ चुकी है। तीसरे, उसका तकनीकी पहलू क्या है? अगर किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है स्पीकर के अगेंस्ट, तो क्या प्रोसेस है उसका? उसका सीधा सा प्रोसेस है, उसमें अवस्थानुसार वोटिंग होती है। हालांकि डिप्टी स्पीकर को लेकर आज तक मुझे नहीं याद है कि कभी ऐसी स्थिति इस देश में कभी आई हो किसी विधानसभा में, कम से कम 30, 35, 40 साल से तो मुझे नहीं पता है। हाँ, जब स्पीकर का विषय आता, चूंकि वो एक्टिंग स्पीकर भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्लोर टेस्ट के समय चूंकि राज्यपाल के विवेक से यह विषय भेजा जाता है कि आप जांचिए, पता करिए किसके साथ कितने हैं, तो राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर ऐसी सूरत में बनाने का अधिकार है और राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर बना सकता है जो फ्लोर टेस्ट कराएगा। और वही प्रोटेम स्पीकर, क्या प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट करा सकता है डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में? जी, डिप्टी स्पीकर का मसला निस्तारित किए बगैर कोई प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट करवा सकता है? अब इसको इतना विधिक दृष्टि से मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ डिबेट के बाद जरा प्रदीप दुबे जी से समझिएगा ये मामला। नहीं, बिल्कुल समझेंगे। दूसरे एक बात बता दें आपको, मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव में जाने की हिम्मत वहां किसी की नहीं है, भाजपा को छोड़कर किसी दल की नहीं। दूसरे, मैं 2 बात कहता हूं ब्रजेश जी, फिर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है, या तो उद्धव ठाकरे नॉन पॉलिटिकल आदमी है जिनको अपनी पार्टी में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है, खबर हो भी नहीं सकती क्योंकि उनका मूवमेंट बड़ा कम रहता है, मात्र से बैठ के सरकार चलाते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता, आदमी भले। या फिर अभी भी मेरा मन कहता है कि इनिशियली ये मिला जुला कोई गेम था जो अब थोड़ी सी खराब शक्ल लेने जा रहा है। अल्टीमेटली मैंने जो लॉक कराया था आपसे, आपने लॉक किया था, महाराष्ट्र में वही होने जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, 100% बनेगी, इन्हीं विधायकों से बनेगी। और आज एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अगर कुछ भी न चाहें नहीं तो फिर तो शहीद का दर्जा लेके ये जाएंगे जनता के बीच, तब तो फायदा तो शिवसेना को होगा तब उसका, क्योंकि 2.5 साल बीजेपी चलाएगी तो फिर तो परेशानी इन्हीं को होगी बाद में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए भाजपा की क्या मजबूरी, क्या कमजोरी, क्या जरूरत है महाराष्ट्र में। भाजपा को महाराष्ट्र में 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले शिवसेना के को साथ रखने की जरूरत है। भाजपा और किसी से अलायंस करने की दशा नहीं है और अकेले जीत नहीं पाएगी महाराष्ट्र। छोटे दल है जी,
अकेले बीजेपी जीत नहीं सकती महाराष्ट्र? अकेले बीजेपी कहाँ जीत सकती? अकेले बीजेपी जीत सकती होती तो बीजेपी ने शिवसेना को बहुत साल पहले किनारे कर दिया होता। बीजेपी न तो वहां बीएमसी का इलेक्शन अकेले जीत सकती है, अकेले लड़ती है। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा अभी गुवाहाटी और मुंबई में चलेगा या अभी निपटारा होगा? मुझे लगता है कि अगले 72 घंटे, आपने 72 घंटे का जिक्र किया था, 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। 72 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े डेवलपमेंट्स आने हैं। और आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था ईडी वाला। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र के राजनेताओं को, महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के मंत्रियों को जो समझते हैं उनको पता है कि 80% ऐसे लोग हैं जिनको ईडी कभी पकड़ सकती है। उनके कर्म ऐसे हैं, उनके धनार्जन के तरीके ऐसे, उनकी हैसियत ऐसी है, उनके क्रियाकलाप ऐसे रहे। मतलब किसी को मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ, ये सारी पार्टियों से जुड़े लोगों, अधिकांश लोगों की बात है जी। तो इसलिए ईडी का इस्तेमाल बहुत सही हो गया। और ये भी बात सही है, बीरेंद्र सिंह सही कहा, इनमें से बहुत से ऐसे मंत्री हैं या विधायक हैं जिनके सामने ईडी का बहुत बड़ा संकट है। ईडी का बॉस जिस दिन इच्छा कर ले, जिस दिन जैसे सवेरे उठा ब्रश किया, चाय वो पिया, मन हुआ कि एकनाथ शिंदे की जांच करा दो, तो इतना मटेरियल पर्याप्त है, शुरू हो जाएगी। तो ये सबको पता है। और दूसरे पॉलिटिकल फायदा हिंदुत्व पे जाने का, एक लाइन, तीसरे पर्सनल फायदा ईडी पीडी सीबीआई इन सब चीज बचने का। ये सब ऐसे कारक रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत व्यवहारिक तरीके से सूझबूझ के साथ उच्च कोर्ट का मस्तिष्क लगा करके इस्तेमाल किया है। इसलिए यह ऑपरेशन कहीं फेल होगा, मतलब ये भी तारीफ की बात है, ये सब करना जी, ये सब करना तारीफ की बात है। देखिए, तारीफ की बात नैतिकता, अनैतिकता, शुचिता, अस्मिता और जो शपथ लेते हैं संविधान की, अगर उसका पालन इस देश में होने लगे ब्रजेश जी, तो हम, आप और पूरी दुनिया, पूरा भारत। ओके, हरीशचंद्र सिंह एनसीपी के उपाध्यक्ष हैं। हेमंत जी की बात से सहमत हैं? कह रहे हैं जो सटीक है बात। अब तो हेमंत जी का वो विचार हो सकता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि जब यह 2.5 साल सरकार में थे तो क्या इनको हिंदू तो नहीं मालूम था? तब हिंदू तो नहीं याद आ रहा था। और अब इनको हिंदू तो याद आ रहा है जब भाजपा के लोग इनके पीछे खड़े हो गए, इनको बरगला ले गए। आइए जा कर के उनके पाले में कूद कर करके गोवा और गुजरात, आसाम, यहाँ वहाँ अभी गोवा नहीं गए हैं आप, पहले से डेस्टिनेशन क्यों बताए दे रहे हो? अभी वो गुवाहाटी में है भाई। हम कह रहे गुवाहाटी में है, अभी गोवा आ सकते हैं। आप ऑलरेडी उनके लिए कमरे बुक कर रहे हो। ऑल इंडिया घूम रहे हैं, क्या जरूरत थी इनको घूमने की? ओके, अपना अस्थिर रहते। लेकिन उसका विकल्प जब महाराष्ट्र में आएंगे तब अस्थायी रूप से उसका विकल्प हल तभी निकलेगा। मिड टर्म पोल अगर हो गया तो जी, अगर मध्यावधि चुनाव हुए तो होगा, तो सारे लोग मैदान में चलेंगे। ओके, कृष्णकांत पांडे जाने के लिए तैयार हैं। कृष्णकांत जी, कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? जी, कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे जो लोकतंत्र लुटेरे गैंग के मेंबर हैं, अभी वो कह रहे थे कि पीठ में छुरा घोपा, महाराष्ट्र में चुनाव किसी के साथ लड़े, गठबंधन किसी के साथ बनाए। क्या हुआ बिहार में? बिहार में आप कहां छुरा घोपे थे, पेट में कि पीठ में? कर्नाटक में कहां घोपे थे? मध्य प्रदेश में कहां घोपे थे? अरे सूप तो सूप चलनी की हालत हो गई। जिस बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे करके स्थापित करने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने के अनुसार आज शिवसेना को ही समाप्त करने पर ये तुले हुए हैं। लेकिन स्थिति वहां की यह है कि यह पवन चामलिंग बना करके एकनाथ शिंदे के छोड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पवन चामलिंग की स्थिति इनकी होगी। फिर भी महाराष्ट्र की सरजमी पर जैसे ही 40, 50, 49, 38 जो भी विधायक आ जाएंगे, एक बार मेरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे को देखने के बाद वह 38 के 38 शिवसेना के पक्ष में ऐसा उनकी आंखों में क्या है कि देख लेंगे तो ये सब बदल जाएंगे।
मैं समझ नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भोर में चोरों की तरह से देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण करके फिर वह धराशायी होते हैं, पुनः देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सर के बल गिर के थैंक यू सुनील चावके जी, थैंक यू और धराशायी होगी। थैंक यू सुनील जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर बीजेपी विपक्ष में है महाराष्ट्र के भीतर, इतनी डिस्परेट क्यों है वहां सरकार बनाने के लिए। आप देखिए सुबह 5 बजे शपथ होती है, फिर मल्टीपल टाइम्स इस सरकार को गिराने के प्रयास होते हैं, फिर ये एक और कोशिश हुई है। इतना डिस्प्रेशन महाराष्ट्र को लेकर क्यों है? अगर नहीं मिली बात कोई बात नहीं, आप अगला चुनाव लड़िए, जीतिए, सत्ता में आइए। जी ब्रजेश जी, एक बात है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज़्यादा सांसद महाराष्ट्र से चुन के आते हैं और 2014 और 2019 में लगातार 2 बार 42 सांसद चुन के आए बीजेपी और शिवसेना के, और उसके वजह से केंद्र में जो बल मिला बीजेपी के सरकार को, मोदी सरकार को, उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा रोल है। तो ये अगले चुनाव की तैयारी है 2024 की, वहां पर स्पष्ट नहीं है कि वहां बीजेपी का क्या संख्या बल रहेगा, ये किसी को, बीजेपी को भी आकलन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना के साथ में ही अगर चुनाव लड़ती है बीजेपी तो कुछ फिर से वही मैजिक फिगर आ सकता है, अन्यथा फिर से बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे बीजेपी के लिए संकट ये है कि शिवसेना को तो तोड़ दिया बीजेपी ने ये सरकार बनाने के लिए, लेकिन अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, इसलिए अभी उसका चुनाव चिन्ह ही खत्म कर दो, उसका पूरा अंधकारमय कर दो शिवसेना का भविष्य, ताकि लोगों में कंफ्यूजन हो कि शिवसेना कौन है, असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है, और उसका फायदा उठाकर फिर लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। आज की तरह ये खौफ जो बनाया है बीजेपी ने, वो ईडी के चलते बनाया है। आपके जानकार जितने भी है वो कुछ भी कहे, लेकिन आज की तारीख में अर्जुन खोतकर नाम के एक विधायक है शिवसेना के, जो गुवाहाटी में नहीं गए थे, उनका शुगर फैक्ट्री है, उनकी 200 एकड़ जमीन आज ईडी ने जब्त कर दी। तो ये क्या कहते हैं कि ये साफ दिखता है कि आप अगर गुवाहाटी में हो तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, और आप गुवाहाटी के बाहर हो तो आपके पीछे ईडी लग जाएगी। जी, किसी ने अपना मोबाइल खोल रखा है, कृपया बंद कर लीजिए। जी, तो अब आप अगले 48 घंटे में क्या देखते हैं, फ्लोर टेस्ट या फिर उद्धव ठाकरे रिजाइन करेंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा है, ना बीजेपी ने मांगा, ना एकनाथ शिंदे ने मांगा, ना कोई जो बगावत करने वाले जो उनके विधायक है या निर्दलीय है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, कोई डिमांड नहीं कर रहे। यही तो ये बीजेपी पर्दे की आड़ से क्यों खेल रही है? सस्पेंस जो है वो उसी में, बीजेपी सामने से क्यों नहीं खेल रही इस बार? क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये पर्दे के सामने से अगर आकर खेले तो जो सहानुभूति है शिवसेना के बारे में, शिवसेना के वोटर कहीं नहीं जाने वाले हैं, शिवसेना का बेस वही रहेगा। एकनाथ शिंदे चाहे आप उनको कुछ भी बोल दो, ये ओटीपी है, 1 टाइम पासवर्ड। इस एकनाथ शिंदे फिर से नहीं चलने वाले, ये सिर्फ सत्ता बदल कर सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं बीजेपी को, लेकिन अगला चुनाव नहीं जितवा सकते। इसलिए बीजेपी को पता है कि जो जितना हम पर्दे पीछे से ये करेंगे कि ये अपने आप हुआ है ऐसा जताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी कुछ भी हो जाए अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में चुनाव जीत नहीं सकती या बहुमत नहीं मिला सकती, ये फैक्ट है। तो ये वो बड़ी बातें जानते हैं, इसलिए ये सब पर्दे के पीछे से अगर महाराष्ट्र में सत्ता बनानी है, सत्ता पे काबिज होना है और एमवीए को रिप्लेस करना है, तो लेट्स कम फॉरवर्ड, सामने आइए और फिर करिए। ये चिलमन की ओट में क्यों? नहीं, चिलमन की ओट में कोई खेल नहीं हो रहा। मैं तो अभी डिबेट सुन रहा था, मुझे लगा गुनाहगारों में हूं शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ। जो लोकतंत्र के लुटेरे बता रहे थे, 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने। भूल गए उस दिन जब देवीलाल ने हरियाणा का राजभवन घेरा था और टॉयलेट के संडास पाइप से विधायकों को ऊपर नीचे किया था जीडी तपासे ने। वो घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं। अरे एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता शिवसेना ने बनाया, एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता
शिवसेना ने बनाया। उस दिन वो लुटेरा नहीं था जिस दिन आप अपनी पार्टी का नेता एकनाथ शिंदे को बना रहे थे, उसके लिए भी बीजेपी दोषी है। पवन चामलिंग सड़क पे घूम रहे हैं। अरे जाओ पवन चामलिंग न करो। कांग्रेस पार्टी का कलंकित इतिहास सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है, जिसे कांग्रेस पार्टी कई साल तक लागू करने से घबराती रही। जनता ने किसे दिया था? जस्टिस जयेश सरकारिया की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के राज में धूल खाती रही, क्योंकि 356 के दुरुपयोग पर कांग्रेस को नंगा करके रख दिया था जस्टिस सरकारिया ने। एसआर बोमई के केस के अंदर जाकर के पढ़ लो। एसआर बोमई का केस लैंडमार्क केस है। अरुणाचल के अंदर 2016 का डिप्टी स्पीकर का केस AIR 2016 में रिपोर्टेड है कि पैसे जरा पढ़ लिया कीजिए। कांग्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सिंह जी, शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे या फिर नेतृत्व बदलने की कोई गुंजाइश है? यस अनिल जी, नेतृत्व बदलने की बात चल रही है। शिवसेना और उद्धव साहब हमारे लिए बड़े आस्था का केंद्र हैं। पार्टी में कोई भी जाना चाहता है, वो चाहे कोई चला जाए, शिव सैनिक हमेशा उद्धव साहब के साथ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़े जाएंगे और वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने और अपने अपने विचार पर पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। बहुत शुक्रिया बहनों भाई, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 48 से 72 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विपक्ष की राजनीति के लिए भी, कि विपक्ष सर्वाइव कैसे पॉलिटिकली करेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।